Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class we are going to cover the concept of revenue and supply. तो प्रीवियस क्लास में हमने कॉस्ट पढ़ लिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट उतना ही था. एंड रेवेन्यू में भी कुछ ही टर्म्स है जिसको हमने समझना है, दैट इज़ वेरी रिलेटेड टू कॉस्ट. एंड सप्लाई का भी कुछ कॉन्सेप्ट हम जान लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सप्लाई. एंड उसका जो मेन है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो पहले जानते हैं रेवेन्यू होता क्या है. तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लो रिया एक लड़की है एंड उसका एक स्मॉल जूस शॉप है. ठीक है, तो वो क्या करती है, सी सोल्ड 50 ग्लासेस ऑफ जूस एट 30 पर ग्लास. तो उसने एक दिन में 50 ग्लास जूस बेचा एंड एक ग्लास का प्राइस है 30 रुपीज़. तो अब बताओ उसका टोटल इनकम क्या हुआ उस दिन का. हाउ वी विल कैलकुलेट. 50 ग्लासेस बेचे एंड पर ग्लास का प्राइस है 30, तो कितना होगा 1500. तो जो 1500 उसने इनकम किया एक दिन में, उससे ही हम बोलते हैं रेवेन्यू. ठीक है, बिकॉज इट इज़ द टोटल मनी अर्नड फ्रॉम सेल्स. तो रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द टोटल इनकम that Riya get from selling the 50 glasses of juice in one day. ठीक है, तो उसका क्या है रेवेन्यू, हम कैसे निकालते हैं. तो उसका प्राइस था कितना 30, पर ग्लास का प्राइस था 30, तो 30 आ गया. क्वांटिटी उसने कितना सोल्ड किया 50 ग्लास. तो प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड अगर कर दो, दैट विल आवर रेवेन्यू. जितना उसका आया 1500. ओके, क्लियर. अब समझते हैं उसको इकोनॉमिकल टर्म्स में कि रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है. ठीक है, तो रेवेन्यू इज़ द टोटल इनकम अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. एक गिवन पीरियड में टोटल इनकम कितना होता है बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. एक जो भी एक शॉपकीपर हो और बिजनेसमैन हो, तो वो कितना इनकम गेन करता है बाय सेलिंग ऑल इट्स गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, एक दिन हो या 2 दिन हो, वो कितना सेल करता है. एंड उसका रेवेन्यू, उसका फॉर्मूला है हमारा P इंटू क्यू, जहाँ पर P स्टैंड्स फॉर प्राइस पर यूनिट एंड Q इज़ आवर क्वांटिटी सोल्ड. ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लो. प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज़ 50. एक नोटबुक का प्राइस है हमारा 50 एंड कितने क्वांटिटी सोल्ड किए उसने 100. कैसे निकलेगा रेवेन्यू, P इंटू क्यू, सिंपल फॉर्मूला 50 इंटू 100, दैट इज़ आवर 5000 रेवेन्यू. ओके, नेक्स्ट देखो रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू. तो मान लो कि जो शॉपकीपर है वो अपना मतलब 50, वो रिया का एग्जांपल देख लो, 50 ग्लासेस उसने सोल्ड किए एंड पर ग्लास का प्राइस 30 था, तो इसलिए उसका रेवेन्यू आ गया 1500. अब जो 1500 है उसमें से वो सारे पैसे क्या वो उसने अर्निंग किए, कुछ उसमें से उसने एक्सपेंसेस भी किए होंगे, जो हमने कॉस्ट में पढ़ा था. कॉस्ट का डेफिनेशन क्या था, द टोटल मनी स्पेंट बाय प्रोड्यूसिंग अ गुड्स एंड सर्विसेज. तो उसने वो 50 ग्लासेस ऑफ जूस बनाने के लिए उसने कुछ पैसे तो खर्च किए होंगे. उसने ग्लास के लिए पैसे खर्च किए होंगे, जूस बनाने के लिए मैंगोज चाहिए, फिर उसका शॉप का रेंट भरना होता होगा, फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी होती होगी. तो जो भी कॉस्ट है तो वो क्या प्रॉफिट में ऐड होगा, वो क्या उसका मनी उसने ऑन किया है, नहीं. मनी ऑन है वो जो सेल करके वो 1500 है, पर उसका खुद का अर्निंग कितना हुआ वो होता है वो हमारा प्रॉफिट. वो कितना प्रॉफिट किया बाय सेलिंग, तो वो कैसे निकालेंगे. अब उसका रेवेन्यू था 1500. ठीक है, उसने सेल करके 1500 बना लिए. अब उसका कॉस्ट मान लो उसने कॉस्ट खर्च किया था 500. टोटल उसका एक्सपेंडिचर, उसने मनी स्पेंड किया था 500, तो उसका प्रॉफिट कितना आएगा 1000 आएगा. अब 1000 जो है उसका खुद का अर्निंग है, उसने एक दिन में 1000 कमाए. रेवेन्यू उसका उसने सेल करके कितना पाया 1500, लेकिन उसकी खुद की कमाई कितनी है 1000.
अब समझ आए प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली प्रॉफिट इज़ द अर्निंग ऑफ द फर्म, वो कितना अर्न कर रहा है अपने लिए, एंड रेवेन्यू इज़ द टोटल मनी, वो सेल करके कितना मनी कमा रहा है वो रेवेन्यू है, पर अपने लिए वो कितना कमा रहा है एंड उसका जो कॉस्ट है उसको निकालने के बाद वो कितना कमा रहा है। कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये हमें ऑलरेडी पता है। ये एग्जाम्पल भी देख लो। अ शॉप सेल्स गुड्स एंड अर्न्स टोटल रेवेन्यू ऑफ 50,000 इन अ मंथ। तो वो क्या करता है, एक शॉप जो है उसने टोटल रेवेन्यू कमा लिए 50,000 इन अ मंथ, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट कितना उसने प्रोड्यूस किया था, अब जो भी सामान उसने बनाया है उसमें कॉस्ट भी यूज़ होंगी, उसमें मनी स्पेंड भी होगा, तो टोटल मनी स्पेंड हुआ 30,000। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 50,000 माइनस 30,000, 20,000 हो गया उसका प्रॉफिट। अब ये तो क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक तो आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू, फिर आता है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये जो तीनों आप देख रहे हो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक योर कॉस्ट। कॉस्ट में हमने टोटल कॉस्ट पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट पढ़ा था, फिर डिमांड के चैप्टर में भी पढ़ा था ये सब चीज़ें। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, सिर्फ कॉस्ट को निकाल कर हमें रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट ऐड कर देना है, फिर हो जाएगा आपका क्लियर। चलते हैं, पहला है हमारा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम सेलिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये टोटल रेवेन्यू जो है हमारा वो सिमिलर है रेवेन्यू के साथ। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू भी वो सेम ही डेफिनेशन है कि टोटल कितना वो इनकम करता है बाय सेलिंग ऑल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस। तो उसका फॉर्मूला भी सेम ही है, P इंटू क्यू, प्राइस इंटू टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो एग्जांपल एक और देख लो, उसने एक शॉप ने 200 पेन सेल किए एट 15 रुपीज़ प्राइस पर ईच पेन का प्राइस है 15 रुपीज़ और उसने सेल किए 200 रुपीज़। तो कितना आएगा उसका टोटल रेवेन्यू, 15 इंटू 200 दैट इज़ 3000। ओके, फिर चलते हैं हमारे एवरेज रेवेन्यू पर। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि अगर उसने 200 पेन सोल्ड किए इतने प्राइस में, तो एक पेन का कितना एवरेज आएगा, एक पेन को उसने एवरेजली कितने प्राइस में सोल्ड किया होगा, दैट इज़ अर्नड बाय अ फर्म पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज़ द रेवेन्यू अर्नड बाय अ फर्म पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। एक यूनिट में कितना रेवेन्यू उसने गेन किया, दैट इज़ आवर एवरेज रेवेन्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू कितना है डिवाइडेड बाय कितने क्वांटिटी उसने सोल्ड किए, दैट इज़ TR डिवाइडेड बाय Q। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अ शॉप सेल्स 100 नोटबुक्स, उसने सेल किया टोटल 100 नोटबुक्स एंड ऑन 5000 आज टोटल रेवेन्यू। तो उसका रेवेन्यू आया 5000। ठीक है, तो क्वांटिटी सोल्ड हुआ 100 एंड रेवेन्यू आ गया 5000। तो आपका फॉर्मूला क्या है, दिस इज आवर फॉर्मूला। तो 5000 डिवाइडेड बाय 100, 50 है उसका पर नोटबुक का प्राइस उसने सेल किया, मतलब एक नोटबुक के लिए उसने 50 रुपीज़ कस्टमर से लिए। ये आ गया एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, एक की पॉइंट समझ लो, एवरेज रेवेन्यू टेल्स अस हाउ मच रेवेन्यू इज़ अर्नड बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, इन ओके, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट छोड़ दो, ये हम फिर मतलब जब मार्केट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को समझ लेंगे, अभी के लिए उसको छोड़ दो। नाउ लेट्स गो टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल का मीनिंग बेसिकली होता है कि एडिशनल। ठीक है, अगर हम 10 यूनिट का10 यूनिट क्वांटिटी अगर सोल्ड कर रहे हैं और हमारा इनकम हो रहा है, हमारा रेवेन्यू हो रहा है सपोज 100, तो अगर हमें एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स अगर हम बेचेंगे तो कितना होगा प्राइस, कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि एडिशनल रेवेन्यू कितना आ रहा है बाय सेलिंग
वन मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, एक और यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका एडिशनल रेवेन्यू कितना आएगा, वही आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। तो वही सेम फॉर्मूला है जो हमने पहले भी बहुत जगहों पर यूज़ किया है इसे, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना चेंज हुआ एंड कितना चेंज इन क्वांटिटी हुआ, उसका डिवीज़न ही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, अ शॉप इंक्रीजेज इट्स सेल फ्रॉम 100 to 101 पेन्स। तो पहले उसने 100 सोल्ड किया था, फिर वो इंक्रीज़ होके 101 हो गया। अब जो 101 पेन उसने सोल्ड किया, उसका जो रेवेन्यू था वो 100 के लिए 2000 था। अब जब उसने 101 पेन सोल्ड किया तो उसका रेवेन्यू हो गया 2020। ठीक है, तो अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, एक पेन का कितना एडिशन उसने अर्न किया वो निकालेंगे। पहले टोटल रेवेन्यू में कितना चेंजेस हुआ, अब 2020 था अब एंड पहले था 2000, तो उसको माइनस कर दोगे एंड इनिशियली हमारा 100 पेन्स था, वो इंक्रीज करके 101 हो गया, तो 101 माइनस 100, तो ये आ गया हमारा 20 एंड ये इसका डिवीज़न आ गया 20। इसका जो डिफरेंस है वो 1 है, इसीलिए वो मार्जिनल रेवेन्यू आ गया हमारा 20, कि एक जो एडिशनल यूनिट था उसके लिए उसने 20 रुपीज़ में उसको सेल किया। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला है, दैट इज़ ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, जो टोटल रेवेन्यू एन जो होता है वो कितना यूनिट है, कितना यूनिट उसने सोल्ड किया है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आफ्टर सेलिंग द करंट nth यूनिट, दिस इज TRN, माइनस टोटल रेवेन्यू n-1 जो है वो आफ्टर सेलिंग द प्रीवियस n-1 यूनिट। तो n-1 जो होता है वो आपका प्रीवियस होता है एंड TRN जो आपका nth यूनिट होता है वो आफ्टर होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अगर उसने 10 नोटबुक सोल्ड करने के लिए उसका रेवेन्यू निकला 500, तो आपको वो नेक्स्ट लिखना होता है एंड आपका 11th नोटबुक सोल्ड करने के लिए आपका 550 है, तो आपको ये पहले लिखना है, उसको माइनस कर दोगे तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। मतलब करंट उसका प्राइस कितने में सोल्ड किया एंड पहले कितना था, उसको अगर माइनस कर दोगे तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा। तो 11th नोटबुक जो उसने सोल्ड किया उसका रेवेन्यू आ गया 50 रुपीज़। तो बेसिकली क्या होता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है एंड ये वाला फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम ही है। आप देख लो, वो माइनस ही हो रहा है, वहाँ पर भी माइनस ही हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सिमिलरली है। अगर आपको एग्ज़ाम में निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, क्योंकि ये थोड़ा इजी है आपके लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आया तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं सप्लाई क्या होता है। तो सप्लाई को समझो थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक शॉपकीपर है, उसके पास मैंगोज़ है। ठीक है, तो वो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो कितना अपना मैंगो सेल कर सकता है, कितना मैंगो सप्लाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, वही होता है अपना सप्लाई। कि सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर मीन्स मान लो एक शॉपकीपर है, आर विलिंग एंड एबल टू सेल, वो कितना सेल कर सकता है एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं। तो मान लो अभी समर का टाइम चल रहा है, तो मैंगोज़ बहुत हमारे डिमांड में है, लोग मैंगोज़ खाना बहुत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंगोज़ का जो मार्केट प्राइस था वो शुरू में क्या था कि 50 रुपीज़ पर केजी था। ठीक है, 1 केजी के लिए 50 रुपीज़ हम मार्केट में सभी इंसान जो होते हैं, सभी शॉपकीपर जो होते हैं, उन्होंने ये प्राइस कांस्टेंट रखा था। तो उसमें से हमारा एक सेलर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने 50 रुपीज़ में 100 केजी सोल्ड करने का उसका पास विलिंग था, वो सेल कर सकता है 100 केजी वो सेल कर सकता है एट 50 रुपीज़ पर केजी के प्राइस में। फिर क्या होता है कि प्राइस उसका हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, मार्केट प्राइस जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है टू 70 रुपीज़ पर केजी। अब मैंगो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं तो लोगों का डिमांड भी बढ़ रहा है, तो
तो इसके लिए तो मैंगो का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैंगो का प्राइस 70 रुपीज़ हो गया। अब क्या होता है कि उसका जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी उसके साथ इंक्रीज़ करेगा। पहले तो वो 50 रुपीज़ में 100 केजी दे रहा था, अब 70 रुपीज़ पर केजी में वो 150 केजी सप्लाई करेगा। क्यों सप्लाई करेगा? 50 रुपीज़ पर केजी में उसका प्रॉफिट जितना हो रहा था, अब 70 केजी में उसका ज़्यादा होगा क्योंकि मार्केट प्राइस इंक्रीज़ है। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा तो उसका प्रॉफिट, उसका इनकम ज़्यादा होगा, राइट। तो इसीलिए इसकी वजह से क्या होता है कि जो हायर प्राइस जब मार्केट में होता है, फार्मर ब्रिंग मोर मैंगोज टू द मार्केट टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो बेसिकली इसका मतलब हमने ये समझा कि सप्लाई क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर है वो एक डिफरेंट प्राइस रेंज में वो कितना सेल कर सकता है। अगर प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो वो कितना सेल कर सकता है, उसका एबिलिटी है वो कितना सेल करेगा या फिर कितना सेल कर सकता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टोटली एक शॉपकीपर का चॉइस है कि इतने प्राइस में मुझे कितना सेल करना है, एंड प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया तो मैं कितने क्वांटिटी सप्लाई कर सकता हूँ। तो ये ऑलवेज इंक्रीज़ ही करता है। अगर प्राइस इंक्रीज़ किया तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट करना है। अगर 50 रुपीज़ में वो 100 केजी सप्लाई करके इतना पैसा कमा रहा था, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट करना होता है, ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक क्या होता है, सप्लाई एंड स्टॉक का डिफरेंस क्या होता है। सप्लाई तो सबको पता है, अभी की सप्लाई एक प्रोड्यूसर का विलिंगनेस होता है कि वो एक डिफरेंट प्राइस में कितना सेल कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है हमारा मार्केट प्राइस में कि मार्केट में अगर 50 रुपीज़ पर केजी चल रहा है तो वो इतना सप्लाई करेगा। अगर वो इंक्रीज़ हो गया, मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया तो उससे ज़्यादा वो सप्लाई करेगा क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट करना है। लेकिन स्टॉक क्या होता है कि उसके पास इनिशियली कितने मतलब चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू ही देखो कि अ शॉपकीपर हैज़ 100 बैग्स ऑफ राइस इन हिज स्टोर। तो उसके पास, एक शॉपकीपर के पास 100 बैग्स ऑफ राइस है एंड उसने सोचा कि उस 100 बैग्स में से वो 70 सेल करेगा एक दिन में, ठीक है। तो जो 100 बैग्स हैं वो उसके स्टॉक हैं एंड जो 70 बैग वो आज सेल करने वाला है, वो ऑफ़र करने वाला है टू सेल कि मैं आज 70 मार्केट में ला रहा हूँ, मैं उसमें से ही सेलिंग करूँगा, ठीक है। तो वो जो सप्लाई कर रहा है 70 बैग्स, दिस इज़ आवर सप्लाई। अब समझ आ गया सप्लाई एंड स्टॉक में डिफरेंस। सप्लाई होता है कि वो कितना सेल कर सकता है एट गिवन प्राइस। अगर प्राइस अगर कम है तो वो कम सप्लाई करेगा, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो ज़्यादा सप्लाई करेगा। पर लेकिन स्टॉक क्या होता है कि उसके पास टोटल कितने सामान है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल विथ अ प्रोड्यूसर एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में उसके पास कितने गुड्स अवेलेबल हैं और इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो उसके पास है, अवेलेबल है। प्राइस अगर इंक्रीज़ करेगा तो वो ज़्यादा सेल करेगा, प्राइस अगर कम है तो वो कम सेल करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। ये थोड़ा जानने का कॉन्सेप्ट है क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड एक ऑपोजिट रिलेशनशिप में चलते हैं। कैसे? सप्लाई क्या होता है कि प्राइस अगर हमारा ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा सप्लाई करता है। जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि अगर प्राइस ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा सप्लाई होता है। तो डिमांड तो आपको सबको पता है क्योंकि ऑलरेडी हमने डिमांड पढ़ लिया है। तो डिमांड क्या होता है कि वो कंज्यूमर विलिंग करते हैं कि वो डिफरेंट प्राइस में क्या खरीद सकते हैं। सप्लाई जो होता है वो प्रोड्यूसर के हाथ में होता है, वो शॉपकीपर के हाथ में होता है, लेकिन डिमांड जो है वो कस्टमर के हाथ में होता है कि वो कितने प्राइस पे कितना खरीद सकता है। अगर आप देखोगे कि मार्केट में प्राइस चल रहा है कि मैंगोज़ का प्राइस है 50 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो 50 रुपीज़ पर केजी में तुम सपोज़ मान लो तुम 6 केजी मैंगो ले आए, ठीक है, 5-6 केजी तुम मैंगो ले आए। अब प्राइस इंक्रीज़ होकर 100 आ गया, 100 पर केजी सपोज़ हो गया। तो अब तुम क्या 5-6 केजी ले सकते हो? नहीं, तुम कम करके 2-3 केजी ही लोगे। तो क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज़ होने के साथ तुम्हारा डिमांड जो है वो कम हो रहा है, लेकिन
सप्लाई केस में क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज़ के साथ हमारा जो सप्लाई होता है, जो शॉपकीपर जो सप्लाई करता है वो भी इंक्रीज़ होता है। दैट मीन्स सप्लाई इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल विथ प्राइस। सप्लाई अगर इंक्रीज़ होता है तो प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो डिमांड हमारा कम हो जाता है। ओके, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो प्राइस हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, उसके साथ हमारा क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ वाई हमारा जो स्लोप है वो अपवर्ड है। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होता है कि वो अपोजिट है। अगर प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ मैंगोज इंक्रीजेस, जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो फार्मर ब्रिंग मोर मैंगोज टू मार्केट। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा मार्केट में तो कस्टमर जो होते हैं वो कम मैंगोज लेंगे, वो ज़्यादा पैसे थोड़ी देंगे। अभी जब प्राइस कम होगा तो वो ज़्यादा लेंगे। दैट इज़ वे अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, और प्राइस जब इंक्रीज़ होता है तो सप्लाई हमारा इंक्रीज़ ही रहता है। एंड सप्लाई जो होता है वो रिलेटेड होता है सेल करने के लिए, जो बेसिकली जो शॉपकीपर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो सेल करते हैं। एंड डिमांड जो होता है वो बाय होता है, मतलब जो कस्टमर होते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं, वो ख़रीदते हैं मार्केट से। आई होप सबको ये समझ आ गई डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। इसके बाद चलते हैं सप्लाई स्केड्यूल पर। तो जो सप्लाई स्केड्यूल है वो बेसिकली हमारे लॉ ऑफ सप्लाई का ही कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ सप्लाई जो हम पढ़ेंगे बाद नेक्स्ट क्लास में। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट जान लो कि सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है। तो ये जो सप्लाई स्केड्यूल है वो एग्जैक्टली सिमिलर है टू द डिमांड स्केड्यूल जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो सप्लाई स्केड्यूल जो बेसिकली होता है एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर प्राइस लिखी होती है एंड कितनी क्वांटिटी इस प्राइस में एक सेलर ने, प्रोड्यूसर ने सेल किया, वही लिखा होता है। अ सप्लाई स्केड्यूल इज़ अ टेबल दैट शोज क्वांटिटी ऑफ गुड दैट अ प्रोड्यूसर इज़ विलिंग एंड एबल टू सप्लाई। कितना वो इतने प्राइस में वो कितना सेल कर सकता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वही होता है हमारा सप्लाई स्केड्यूल। तो यहाँ पर देखो, अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है कि 20 रुपये पर केजी, ठीक है, वेजिटेबल्स मान लो टमाटर का प्राइस, ठीक है, 20 रुपये पर केजी है, तो वो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था 100। अब उसका प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, हमारा 30 जब प्राइस पर केजी है तो उसने 150 सोल्ड किया। 40 जब आया उसने 200 सोल्ड किया। एंड जब 50 रुपीज़ पर केजी है तो उसने मैक्सिमम 250 केजी सोल्ड किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब प्राइस जब इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उसके साथ हमारा जो क्वांटिटी सप्लाई एक प्रोड्यूसर का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर हमारा डिमांड होता तो हमारा क्या होता, डिमांड होता तो क्या होता, प्राइस अगर हमारा इंक्रीज़ हो रहा होता तो हमारा जो बायर्स जो होते हैं, जो ख़रीदते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाता। ठीक है, अब 20 रुपीज़ पर केजी में वो 250 केजी 250 केजी थोड़ी कोई ख़रीदता है। 20 रुपये पर केजी में उन्होंने सपोज़ 6 केजी ख़रीद लिया। फिर 30 रुपीज़ में उन्होंने 5 केजी ख़रीदा। फिर 40 रुपीज़ पर केजी में उन्होंने 4 केजी ख़रीदा। फिर जब 50 रुपीज़ प्राइस पर केजी आ गया तो उनका बहुत ही कम होकर 2 केजी आ गया। तो ये डिमांड होता है, लेकिन सप्लाई उसका उल्टा होता है। तो सप्लाई में क्या होता है कि वो प्राइस इंक्रीज़ के साथ, प्राइस जब इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाता है साइमल्टेनियसली। एज द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है सप्लाई कर्व एंड सप्लाई स्लोप। तो ये समझ लेते हैं, सप्लाई कर्व क्या होता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो हमने सप्लाई शेड्यूल देखा था, जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वही हमारा सप्लाई कर्व कहलाता है। ठीक है, सप्लाई स्लोप या फिर सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस
एंड क्वांटिटी सप्लाई। अब प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशनशिप हम दिखाते हैं थ्रू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। अब इसको समझते हैं थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सप्लाई स्केड्यूल, जो हम टैबुलर प्रेजेंटेशन में शो करते हैं। तो क्या होता है कि 20 प्राइस में 100 kg सोल्ड हुआ, 50 के प्राइस में 250 kg सोल्ड हुआ। अगर इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लो हमारा एक्स एक्सिस पर हमारा क्वांटिटी सप्लाई है एंड वाई एक्सिस पर हम प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। अब 20 रुपये जब पर केजी का प्राइस 20 था, तब क्वांटिटी सोल्ड हुई 100, ठीक है। अब पॉइंट मार्क कर लो, 20 पर हुई 100, तो पॉइंट आ गया यहाँ पर। फिर जब प्राइस इंक्रीज़ होके 30 रुपीज़ आ गया तो क्वांटिटी सोल्ड हुआ 150, तो पॉइंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ये 30 आ गया, ये 150 आ गया। फिर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है ना हमारा, जब प्राइस 40 आ गया तो हमारा क्वांटिटी सप्लाई आ गया 200, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर और इंक्रीज़ हो गया, 50 रुपीज़ प्राइस हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई हो गया 250, तो ये पॉइंट आ गया। तो अगर हम इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, वो एक लेफ़्ट से राइट तक एक अपवर्ड लाइन जा रहा है, ठीक है। तो जो लाइन हम देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्लोप, और वो जो स्लोप है वो हमारा पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज़ वाई दिस इज़ आवर पॉजिटिव स्लोप। अगर वो ऐसे आ रहा होता, अपोजिट रिलेशनशिप अगर होता तो वो ऐसे आ रहा था, जैसे कि डिमांड एंड प्राइस का है, वो दोनों अपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो हमारा स्लोप ऐसे डाउनवर्ड होता। लेकिन अब ये दोनों प्राइस के हिसाब से हमारा सप्लाई भी इंक्रीज़ होता है, दैट इज़ वाई हमारा जो स्लोप है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये लेफ्ट से राइट तक जा रहा है, बिकॉज एज द प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। दैट इज़ वाई जब प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा सप्लाई भी उसके साथ इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड दिस इज़ आवर पॉजिटिव एंड अपवर्ड स्लोप। अगर आपका क्वेश्चन आए एग्ज़ाम पे कि जो सप्लाई स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव स्लोप होता है। अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट का क्लास है हम इसमें लॉ कवर करेंगे। लॉ बेसिकली यही चीज़ है, सिर्फ कुछ अजम्पशन एक्सेप्शन ये सब लेना होता है, जो हमने पहले भी कर लिया है। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमांड, इन सब में हमने वो ऑलरेडी कवर कर लिया था। सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा समझ लेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।